मसाइल आ जाएंगे। अब हम आते हैं हमारी असल जो हमारी डिस्कशन आज जो शुरू हम करेंगे वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने कहा कुरान जो है उसका उसका मजमून क्या है? कुरान का मजमून क्या है? इंसान। कुरान का मजमून है इंसान, और इंसान गिरी के लिए ये कुरान नाजिल किया गया है। ठीक है, इंसान गिरी के लिए ये कुरान नाजिल किया गया है। अब देखें हम जो है कुछ थोड़े से डिस्कस करते हैं कि एक इंसान के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि वो मुकम्मल होगा। आप देखें, हम अगर अपनी फेवरेट पर्सनालिटीज की बात करते हैं तो आप अगर हमारी ये जो प्रेजेंट डे पर्सनालिटीज हैं, आप लोग बता सकते हैं आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है? आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है? आप भी बता सकते हैं, जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। सब शेयर कर सकते हैं अपनी फेवरेट पर्सनालिटी। कभी सोचा है अपनी? मौलाना तारिक जमील साहब आइडियल हैं, ऑल राइट। प्रेजेंट डे में से बताइएगा। डॉक्टर अब्दुल बारी, मौलाना तारिक जमील, ऑल राइट। हजरत बिलाल, प्रेजेंट डे से बताएं, प्रेजेंट डे से, आज के दौर से, आज के जमाने में से बताएं। माय फादर और हलमा सईदा ओझा, ऑल राइट। जाकिर नायक, ऑल राइट। उस्ताद नुमान अली खान, मौलाना जुल्फिकार साहब, ऑल राइट। डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, ओके। मुफ्ती तकी उस्मानी, मेरे मदरसे की बाजियां, डॉक्टर कंवल कैसर, नाहिद बाजी, इशफाक अहमद, ऑल राइट। अच्छा, आपने ये सारे मुझे जो नाम बताए, आप मुझे एक बात ये बताइए कि आप इनको क्यों पसंद करती हैं? आप किसी वजह से इनको पसंद करती होंगी ना? आपको इनके अंदर हर बात अच्छी लगती होगी ना? आपको इनका जो है वो पढ़ना अच्छा लगता होगा, पढ़ाना अच्छा लगता होगा, बोलना अच्छा लगता होगा, उनकी उनका रहन सहन अच्छा लगता होगा, उनका किरदार अच्छा लगता होगा, आपको उनका जी बिल्कुल ताल्लुक अल्लाह के साथ अच्छा लगता होगा, आपको उनकी सादगी अच्छी लगती होगी, आपको बहुत सारी चीजें उनकी अच्छी लगती होगी ना। अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं चीजों के ऊपर, वो किस तरह से कोई भी मसला आता है उसको डील कैसे कर लेते हैं, वो किस तरह बात करते हैं, आपको ये सारी चीजें अच्छी लगती होंगी। अच्छा, एक इंसान उसी वक्त अच्छा लग सकता है, उसी वक्त वो आइडियल होता है जब आप उसके तमाम पहलू देखें और कहें कि हाँ ये अच्छा है। आप अगर, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक बहुत अच्छे मुदर्रिस हैं, एक बहुत अच्छे मुदीर हैं, एक बहुत ही अच्छे वालिद हैं, एक बहुत ही अच्छे मुसन्निफ हैं, एक बहुत ही अच्छे भाई हैं, एक बहुत ही अच्छे बेटे हैं। आप उनको देखें, उनके हर किरदार में वो अच्छे हैं। उनके हर किरदार को अगर आप उठाकर देखें, बहैसियत शौहर भी अगर आप देखें, तो उनकी बेगम ये कहती हैं कि ये बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा वक्त देते हैं, बहुत यूं रखते हैं। तो एक इंसान को मुकम्मल होना चाहिए, यानी कि उसकी पर्सनालिटी डेवलप्ड होनी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी डेवलप्ड होनी चाहिए। आप देखें, पर्सनालिटी को डेवलप होने के लिए उसको बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर कोई भी चीज, अल्लाह ताला ने हर चीज में तवाजुन को पैदा किया है और तवाजुन को पसंद भी किया है। जो चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है या हद से कम हो जाती है वो बुरी होती है। आप एक विटामिन डी का टेस्ट करवा लीजिए, बढ़ा बढ़ा हुआ होगा तो एक मसला, घटा हुआ होगा तो एक मसला। विटामिन बी 12 करवा लीजिए, घटा हुआ होगा तो एक मसला, बढ़ावा होगा तो अलग नुकसान। आप खून के खलिए देखें, ब्लड सेल्स देखें, बढ़े हुए हैं तो मुश्किल, कम है तो मुश्किल। हर चीज को मुतवाजिन होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर चीज को तवाजुन में पैदा किया है। आप देखिए, अल्लाह ताला ने हर चीज को यहाँ इतना तवाजुन का ख्याल रखा है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना ज्यादा तवाजुन का ख्याल रखा है कि हर चीज को अल्लाह ताला ने जोड़े जोड़े में पैदा किया है। इसमें भी तवाजुन रखा है। दिन है
तवाजुन के साथ रात है, खुशी है तवाजुन के साथ गम है, सुबह है तवाजुन के साथ शाम है। आप देखिए मैग्नेट होता है उसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। अल्लाह ताला ने हर चीज के अंदर तवाजुन को पैदा किया है तो ही ये दुनिया चल रही है। तवाजुन अगर खत्म हो जाता ये दुनिया खत्म हो जाती, लपेट दी जाएगी, तवाजुन खत्म कर दिया जाएगा, दुनिया को लपेट दिया जाएगा। हमारी शख्सियत में भी तवाजुन होना चाहिए। एक कदावर शख्सियत के लिए जो बनने के लिए, एक कदावर शख्सियत बनने के लिए, यानी कि एक बहुत कदावर से आई मीन एक बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी बनने के लिए, एक कदावर शख्सियत बनने के लिए जो माशरे पर असरअंदाज हो। देखिए ग्रेट पर्सनालिटीज जो होती हैं या कदावर शख्सियात जो होती हैं वो माशरे पर बहुत बड़ा और गहरा असर छोड़ती है। मैंने आपसे क्या कहा, असल बात तो ये है कि मेरी जिंदगी कितनी जिंदगियों को जाकर बदलने का जरिया बनती है, ये देखना चाहिए। हमारी बच्चों की जिंदगी, हमारे बच्चे कितनों की जिंदगी को तब्दील करने का जरिया बनेंगे। तो एक माँ की आंख ऐसी होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि कदावर शख्सियत के बनने के लिए जो माशरे पर असर अंदाज हो और इज्तिमाई और इनफरादी जिंदगी में किरदार अदा करे, इज्तिमाई ऑन द होल, ठीक है, और इनफरादी इंडिविजुअली। तो एक कदावर शख्सियत के लिए जो माशरे पर असर अंदाज हो और इज्तिमाई और इनफरादी जिंदगी में किरदार अदा करे और तारीख का रुख मोड़ दे, तरबियत की तमाम जिहाद पर मुकम्मल तवज्जो दिए बगैर मुमकिन नहीं है। यानी एक जो ग्रेट पर्सनालिटी है और आप चाहते हैं कि वो पर्सनालिटी जो है वो सोसाइटी पर इफेक्ट भी करे और ऑन द होल और इंडिविजुअली भी वो इफेक्ट करे और उसका किरदार बड़ा मजबूत हो और उसका जो है वो इस काबिल हो कि वो हिस्ट्री को चेंज कर दें। आप देखिए हिस्ट्री में बड़े बड़े नाम है, सलाहुद्दीन अय्यूबी, हिस्ट्री में बड़ा बड़ा नाम है, तारिक बिन जियाद, हिस्ट्री में और भी बहुत से बड़े बड़े नाम है। मैं सहाबा कराम तक नहीं जा रही क्योंकि मैं आपको ये चाह रही हूँ कि आप कहेंगे वो तो सहाबा कराम थे, हम कहाँ वो कहाँ। मैं आपको उसके बाद की बात बता रही हूँ। देखिए ऐसे भी लोग थे। मैं आपको आज की बात भी बता रही हूँ। आज जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ऊपर जब हमला हुआ तो उसके बाद बड़े बड़े मैसेजेस चले, जनाब ये जो किताब है ये हवाई किताब है। क्या मतलब हुआ, यानी उन्होंने जितने सफर किए ना उसमें उन्होंने बैठ के वो तफसीर लिख दी। वो पूरी तफसीर उन्होंने सिर्फ हवाई सफर के दौरान की है, लिखी है। तो आप बताएं कि ये तारीख है ना, तारीख रकम कर रहे हैं ना। आगे के लोग इनको तारीख में तारीख की बातें करेंगे, कहेंगे कितनी बड़ी शख्सियत थी जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो कितनी सारी चीजें होती, तारीख का रुख मोड़ दे, तरबियत की तमाम जिहाद, जिहाद यानी तमाम डायरेक्शंस, तरबियत की तमाम डायरेक्शंस पर जब तक मुकम्मल तवज्जो नहीं दी जाएगी उसके बगैर मुमकिन नहीं है। हम कहीं भी अगर कोई लूप होल छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पर्सनालिटी मुकम्मल नहीं होगी, पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर आप सबसे पहले देखें तो सबसे पहले जो है हम बात इस पे ये करते हैं कि ये जो तरबियत है ना ये बतदरीज होती है, यानी स्टेजेस में होती है। ये तरबियत स्टेजेस में होती है, ये एकदम से धड़ धड़ फटाफट नहीं हो जाती, झटपट फटाफट आज मैंने शुरू किया कल मैं मुकम्मल कर लूंगी, ऐसा नहीं होता। इमाम गजाली का कौल हमने पिछली बार भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया, इस बार भी हमने कहा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होती है, इसकी तार झांट करनी पड़ती है। जो गार्डनिंग का शौक रखते हो, जो प्लांट्स लगाते हो, जिनके गार्डन्स हो, जो दरख्त रखते हो, उनको ये बात पता होगा। वो छोटा प्लांट लगाएं, बड़ा लगाएं, दरख्त लगाएं, पता होगा कि उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है, उसकी कटाई करनी पड़ती है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है। तो ये बतदरीज होती है, ये बतदरीज होती है। और असरात पड़ते हैं एजेंसीज के, जो हमने अवामिल डिस्कस किए, इसके असरात पड़ते रहते हैं और माँ उसके बाद उसको एडजस्ट करती रहती है, उन मसलों का हल ढूंढती रहती है, उनको सही करती रहती है। माँ को ये भी पता होता है कि मुझे किस वक्त किस तरह रिएक्ट करना है, उसके किस एज में मैं किस तरह रिएक्ट करूंगी।
ठीक है, उसके बच्चे की कैपेसिटी के मुताबिक उससे काम करें। जैसे हमने शायद, मेरे ख्याल से शायद हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था इस बात को कि किस तरह से जो माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए एक को बराबर समझती है, पहले उसको समझती है, उसकी एज की जो डिमांड्स हैं उसको समझती है कि इस एज में। अमूमन देखने में आया है कि वालिदैन ये कह देते हैं कि नहीं अभी तो बेचारे की उम्र ही नहीं है, और कभी ये कह देते हैं अरे भाई इतना बड़ा, इसको तो ये कुछ भी कर लेना चाहिए। नहीं, बच्चे की कैपेसिटी के मुताबिक सोचें। जरूरी नहीं है कि चाइल्ड ए जो है वो अगर अभी फिलहाल फर्स्ट स्टेज में है और उसी उम्र का चाइल्ड बी जो है वो सेकंड स्टेज में चला गया, तो चाइल्ड ए को भी सेकंड स्टेज में चले जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं होती है, कभी देर होती है, कभी सवेर होती है, कभी जल्दी होती है, कभी ये जिस तरह से हम अपने बच्चे का ब्रॉटअप कर रहे होते हैं, हम जितना ज्यादा उसको हवा से खमसा सेंसेस इस्तेमाल उसकी करवाते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप सहाबा कराम की जिंदगियां दरअसल हमारे लिए नमूना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं वो जिहाद के लिए किस तरह से अपने पैरों के बल खड़े होकर इजाजत मांगते थे कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे मना ना कीजिएगा। ठीक है, तो अब जो है वो हम इस बात को देखते हैं कि जो हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है तो वो सबसे पहले जिस जिस जो जहत है, जो डायरेक्शन है, वो है जी फिजिकल डेवलपमेंट। वो है फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा, अब अगर पहले हम इसको डिस्कस कर लें कि तरबियत का बेहतरीन वक्त कौन सा है, तो ये हमने डिस्कस किया था कि तरबियत का बेहतरीन वक्त बचपन है। मेरे ख्याल से ये भी हमने डिस्कस किया था, तरबियत का बेहतरीन वक्त बचपन है। ठीक है, माँ के पेट से तरबियत शुरू हो जाती है। आप देखिए कि हम जो है ना अपनी अकल के घोड़े हम दौड़ाते रहे ना, तो हम बहुत नुकसान उठाते रहे। जब जब हमने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए, तब तब हमने ये देखा कि जब हम हमारे नबी का तरीका देखते हैं या हमारे जो कुरान ने हमें तरीके बताए हैं, जब हम उस पर अमल करते हैं और प्रेजेंट डे सिचुएशन के साथ उसको हल करते हैं, तो हम हमेशा कामयाबी की तरफ जाते हैं। जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं, जितनी भी बातें निकाली गई हैं, आप देखें उनकी जो जितनी अच्छी मुस्तनद ठोस बुनियाद जो बातें होती हैं, उनकी आप देखिए रिलेशन जो है ना वो जाकर आपको कहीं ना कहीं से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलेगा या आपको कुरान से मिलेगा, कुरान सुन्नत से मिलेगा। तो आप अगर इस बात को तवज्जो दें कि जितनी भी रिसर्चेस आज तक बच्चों के मुतालिक हुई हैं, उन सब का निचोड़ हमें वहां जाकर मिलता है कि हमारे नबी की जिंदगी में ये मौजूद था। तो हम यहाँ पर जितनी डेवलपमेंट की बात करेंगे वो हम सारी सारी हमारे नबी की जिंदगी से मिलती जुलती और उसकी भी बात करेंगे, और हम वेस्टर्न जो तरीक़ाकार बताए गए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और आप देखें ना, हम अगर सिर्फ अपनी चलाते रहते हैं, अपने अकल के घोड़े दौड़ाते हैं, अगर हम अपने दीन से वो नहीं करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा जो है ना वो नुकसान उठाते हैं, धोखे खाते हैं, मायूसियां फैलती हैं, इंतशार फैलता है, बेहयाई फैलती है, इंसान दरिंदा बन जाता है, लालच बहुत बढ़ जाती है, करप्शन बढ़ता है, बदउनवानियां बढ़ती हैं, बम बारूद ये सब कुछ मिलता है अगर हम अपनी अकल के घोड़े दौड़ाते हैं। और हम अगर तरक्की की तरफ को जाते हैं, जो कि जाना चाहिए, और हम उस तरक्की को साथ लेके चलते हैं हमारे दीन के साथ, तो हम कामयाब होते चले जाते हैं। हम दुनिया की में भी कामयाब है, हम आखिरत में भी कामयाब है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना देखिए, फुतुहात का जमाना था, नज्म का जमाना था, बहुत सारी जो डिपार्टमेंट्स ने तरक्की की, फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट, पोस्ट डिपार्टमेंट, जिन्होंने तरक्की की, तरक्की ही तरक्की थी उस जमाने में, तरक्की ही तरक्की थी। तो ये गालिब आने का जमाना था। आप देखिए उन्होंने हर चीज को इस्लाम के साथ किया, दीन के साथ किया, दीन को मजबूती से पकड़ने के साथ साथ किया और बढ़ते चले गए। फिर इतना चढ़े, इतना आगे चले कि वो बगदाद तक हम पहुंचे। इल्मी गढ़ था, सीट ऑफ लर्निंग था। सुकूत बगदाद के बाद बहुत सारा हमारा इल्म जाया हो गया। हमारा इल्म तो जाया हो गया, हमारी पर्सनालिटीज जाया हो गई। उसके बाद हमने अपनी पर्सनालिटीज पर काम करना दरअसल छोड़ दिया। ठीक है, जब तक हम दीन के हुदूद और कुयूद में रहते हुए तरक्की करते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद होती चली जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना हमारा क्या काम होता है
हमारा काम होता है शऊर को बेदार करना, हमारा काम है शऊर को बेदार करना। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट, सबसे पहली जो डेवलपमेंट हमारी है, अगर हम देखें कि किस तरह से हमारा दीन हमें क्या सिखाता है। अच्छा, हमें क्या कहा गया, फिजिकल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। हमारे पास इसके मुतालिक बहुत सारी अहादीस भी मौजूद है, बहुत सारा कुछ मौजूद है। और आप अगर इसको देखें कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है, हमारे पास सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। जब इंसान बीमार होता है तो वो अपना बेशक दिमाग इस्तेमाल कर सकता होगा, लेकिन वो उस तरह से दिमाग को इस्तेमाल करते हुए फिजिकली एक्ट करके जो वो चाहता था रिजल्ट वो नहीं निकाल सकता। बात समझ में आ रही है? वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते हैं अगर के हमारा अ, अ, अगर के हमारा फिजिकली अगर हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम यकीनी तौर पर दिमाग से भी स्ट्रांग नहीं होंगे, हम वो वाले रिजल्ट्स कभी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए फिजिकली स्ट्रांग रहने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो हमें हलाल खाना चाहिए। हलाल खाना चाहिए और हलाल खिलाना चाहिए, हलाल पहनना चाहिए और हलाल पहनाना चाहिए। हमें हलाल पीना चाहिए, हलाल पिलाना चाहिए। हमारा रहन सहन हर चीज हलाल होनी चाहिए, हमारी हर चीज हलाल होनी चाहिए। आई डोंट नो, मेरे पास चैट बॉक्स एक्चुअली नहीं खुल रहा है और आई डोंट नो क्यों नहीं खुल रहा। ओके ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया। हुँ, हमें सबसे पहले जी खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी सिखाएँ। ऑलराइट, हलाल खाना चाहिए, हलाल पीना चाहिए, हलाल पहनना चाहिए, हलाल ओढ़ना चाहिए, हलाल चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। ये आप हराम जो चीज़ होती है ना, वो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता कि क्या नुकसान कर रही है। लेकिन हराम को अगर अल्लाह ताला ने हराम किया है, तो उसकी यकीनन वजूहात होती हैं। हम छोटी-छोटी चीज़, ये जो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें जैसे शराब है, सूअर है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हराम है। लेकिन जो छोटी-छोटी चीज़ें भी हम कहते हैं कि भई ये चीज़ हराम है, ये ना करो। इसके अंदर सिर्फ़ खाना हराम ये नहीं है कि हमने ये चीज़ मटीरियल चीज़ उठा के खा ली। हमारी कमाई भी अगर हराम होगी, तो वो भी फ़िज़िकली हमें कोई फ़ायदा नहीं देगी। वो भी फ़िज़िकली हमें कोई फ़ायदा नहीं देगी। ठीक है? फिर उसके बाद देखें कि हदीस में है कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान को कोई परवाह नहीं होगी कि जो उसने हासिल किया, वो हलाल से है या हराम से है। वो आज हम अपने सामने देख रहे हैं। हम आराम से देखिए, जब भी किसी से कहें तो कहते हैं क्या करें, आजकल तो कोई तरीक़ेकार ही नहीं है, कोई बचाव नहीं है, हम पूरे पूरे घिर चुके हैं, हराम में हम सब तरफ से जकड़ लिए गए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल इंटरेस्ट सूद ये सारी चीजें भी हराम के जुमरे में ही है। बहुत बुरी तरह से हमें हराम में फंसा दिया गया है। देखिए इसीलिए उलमा की मेहनत आजकल बहुत ज्यादा इस तरफ है कि हम बहुत अच्छे जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं ना, वो तैयार करें। बहुत सारे उलमा इस तरह के हमारे तैयार हो जाएं जो बैंक से रिलेटेड हों, जो फाइनेंशियल स्कीम्स तैयार करते हों, जो फाइनेंस में हो, और असल चीज हमें निकाल कर दें, हलाल चीज हमें तैयार करके दें, हलाल जराए हमारे लिए पैदा करें। ठीक है? वैसे तो खैर उलमा का अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज्यादा काम हो रहा है। हर डिपार्टमेंट में वो काम करने की कोशिश करें, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी बहुत काम हो रहा है, क्योंकि इब्तिदा जो खराबी की होती है वो यही हलाल हराम से हो जाती है। ठीक है? जो शख्स, ये भी हदीस का मफहूम है कि जो शख्स हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका करे, और अल्लाह सिर्फ हलाल कमाई के सदके को कबूल करता है, फिर सदका करने वाले के फायदे के लिए उसमें ज्यादती करता है, बिल्कुल उस तरह से जैसे कोई अपने जानवर के बच्चे को खिला पिलाकर बढ़ाता है, इसका सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है। ठीक है? तो अल्लाह ताला हलाल में इसका मतलब है कि बरकत अता फरमाते हैं। हलाल बज़ाहिर थोड़ा नजर आता है, लेकिन जब हम अपने आप को हलाल पर डालते हैं, उसमें बरकत हो जाती है। हलाल में
बरकत हो जाती है, वो बढ़ जाता है। हराम बहुत सारा होने के बावजूद भी थोड़ा रह जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हलाल कमाएं, उसी के अंदर बरकत है, जाहिरी भी बातिनी भी, इनसाइड आउटसाइड, ठीक है, दोनों में बरकत जो है वो हलाल कमाई में। और कबूल सदका हराम कमा के लाख हम अच्छे काम कर लें, फी सबीलिल्लाह काम कर लें, वॉलंटियर काम कर लें, हम बहुत सारा अतिया करते हैं बहुत सारी जरूरत की जगहों पर, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ कबूल कौन सा है? हलाल का एक खजूर भी अगर सदका कर दिया तो वो अल्लाह ताला उसको पहाड़ के बराबर कर देते हैं। तो लिहाजा हमेशा हलाल कमाना चाहिए, हलाल इस्तेमाल करना चाहिए और हलाल ही अल्लाह की राह में देना चाहिए। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है ना कि अगर हम खुराक की तरफ आते हैं, थोड़ा सा हम फिजिकली, ये तो कमाई हो गई, हम अगर थोड़ा सा खुराक की तरफ आते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकला हुआ पेट पसंद नहीं किया है। आज हम कितने जिम्स में जाते हैं, इतना एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, वेट लिफ्टिंग्स करते हैं, ट्रेडमिल पर भागते दौड़ते रहते हैं, वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, पता नहीं बहुत कुछ हम करते रहते हैं टू कीप आवर सेल्फ फिट। और हम अपने आप को फिट क्यों रखते हैं? इसलिए कुछ कुछ खवातीन तो इसलिए रखती हैं कि जी हमारे शौहर की डिमांड है कि हमें फिट रहना चाहिए। कुछ खवातीन कहती हैं कि फिट हम इसलिए रहते हैं ताकि वी लुक ब्यूटीफुल। कुछ लोगों से, कुछ खवातीन से पूछा गया तो उन्होंने कहा आप क्यों फिट रहना चाहती हैं, आप क्यों स्लिम रहना चाहती हैं, आप क्यों स्मार्ट रहना चाहती हैं? तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि भाई एक्चुअली जो है वो ड्रेसेस और ये सारी चीजें इंसान के ऊपर उसी वक्त अच्छी लगती हैं जबकि हम ट्रिम्ड हो, हम स्लिम हो, हम इस तरह हो। लेकिन बहुत सारी खवातीन को ये भी पूछा गया कि आप स्लिम क्यों रहना चाहती हैं, आप ट्रिम्ड क्यों रहना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा इट मेक्स मी हेल्दी, ये मुझे हेल्दी रखता है। देखिए, खाने के भी पोर्शंस होते हैं, ठीक है, खाने के पोर्शंस होते हैं खाने के। जैसे हमारे नबी ने फरमाया कि एक पेट के कितने हिस्से करने हैं हमें? 3 हिस्से करने हैं, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए और एक हवा के लिए। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम जो है वो खाना, देखिए सबसे बेहतरीन, आज आज कितनी डाइट्स आ गई हैं। कार्ब्स लो, कोई कहते हैं कार्ब्स ना लो, कोई कहते हैं प्रोटीन डाइट करो, कोई कहता है प्रोटीन डाइट ना करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। हमारे नबी ने हमें बेहतरीन डाइट भी बताई है, और वो बेहतरीन डाइट क्या है? वो बेहतरीन डाइट उन्होंने ये बताई है कि एक हिस्सा खाओ, पेट का एक हिस्सा खाओ। जब भूख 2 निवाले रह जाए ना तो छोड़ दो, और हम खाते हैं पेट भरने के लिए, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, जब तक भूख, हमें थोड़ी सी भूख महसूस हो रही है ना, जब हमें खाना छोड़ देना चाहिए, दैट कीप्स अस हेल्दी। ठीक है, फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, उन्होंने फरमाया कि मैदे को सिर्फ वही दो जिसकी उसको जरूरत है। तमाम बीमारियों की इब्तिदा मैदे से है, इसको सिर्फ वही दो जो इसके लिए बेहतर है, और परहेज इलाज से बेहतर है। अब देखिए, हम इस बात को नहीं समझते हैं कि हमारी जिस्म के लिए क्या बेहतर है। हम नफ्स पे काम करते हैं, नफ्स हमें कहता है ये खा लो, हमें टेम्पटिंग लगता है, हम उठाकर खा लेते हैं, और फिर हम बहुत सारे नुकसान भी उठाते हैं। तो टेम्पटेशन पर नहीं जाना होता, बल्कि हमें देखना होता है कि व्हाट इज हेल्दी फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट। अगर हमारे पास विजन होगा तो हम यकीनन अपने आप को फिट रखने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अच्छा, इंसान को अपने जिस्म को, बहुत बड़ी बात है, इंसान को अपने जिस्म को जो है ना बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। उसकी सुननी सब चाहिए, उसकी माननी सब नहीं चाहिए। उसकी माननी सिर्फ उतनी चाहिए जो कि उसके लिए बेहतर है। हम बच्चों की सुनते सब हैं, लेकिन हम मानते उनकी सिर्फ उतनी ही है जितनी कि उनके लिए बेहतर होता है। तो अब बात ये आती है कि देखिए, हमें जो है वो अपने बच्चों की हेल्थ का ख्याल जरूर रखना चाहिए। वी शुड पुट देम ऑन हेल्दी डाइट्स, प्रेजर्वेटिव फूड्स, और प्रेजर्वेटिव फूड्स और जो जंक फूड्स होते हैं। देखिए, आई अंडरस्टैंड सोसाइटी इज इफेक्टिंग योर चाइल्ड, जंक फूड के बगैर बच्चा नहीं चलता है, वो चिप्स बिस्किट चॉकलेट्स के बगैर नहीं चलता है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है,
वो सोसाइटी में देखता है, वो मांगता है, ये बात सारी बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डिस्कशन करना, जिसको हम कहते हैं शेयरिंग करना, जिसको हम कहते हैं कि देखिए दिल बदलने की बात करें। हमें दिलों पर काम करना है, दिल बदलने हैं। हमें इंसान बदलना है तो दिल बदल दो, इंसान को बदलना है आराम से उसका दिल बदल दो। अब हमें पहले झटपट फटाफट उनकी चीजें खत्म नहीं करनी, हमें ओवरवेल्म्स नहीं होना, हमें ग्रेजुअली उनकी चीजों को कट डाउन करना है, हमें ग्रेजुअली उनकी चीजों को कट डाउन करना है। ठीक है, हमें उनके खाने पीने की रूटीन सेट करनी है, हमें अपने घरों की रूटीन्स पहले सेट करनी पड़ेगी। अपने घर की रूटीन सेट कीजिए, घरों के उसूल बनाइए। हर घर का उसूल होना चाहिए कि ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इतना होगा, इतना नहीं होगा। हम वीक में 7 डेज में से इतने दिन जो है वो को हम कोई ऐसी रोगनी चीज बनाएंगे, ऐसी कोई हम कोई फास्ट फूड वाली चीज बनाएंगे, बाकी के दिन इतने इतने दिन हम हेल्दी डाइट लेंगे। ग्रेजुअली कट डाउन कीजिए, अपने हाथ से कट डाउन कीजिए चीजों को। ठीक है, यानी 7 दिन अगर कोई फैंसी चीज पकती है रात के वक्त तो उसको कट डाउन कीजिए, 6 दिन पे लाएं, 5 पे लाएं, 4 पे लाएं, 3 पे लाएं, और आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करते चले जाएं। देखिए ये बहुत जरूरी है, हमें हमारे बच्चों को समझाना, हमें उनको ऐसा लिटरेचर मुहैया करना चाहिए जो उनको ये बात समझाए कि हेल्दी क्या होता है। हमें उनसे लिखवाना चाहिए, हमें उनसे किसी दिन हेल्दी खिलाने के बाद उनकी उसकी उसकी चीजों को सर्च करवाना चाहिए, इसमें हमें क्या क्या मिला। और वो जो चीज हमें मिली, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई तुम नट्स खा लो, अच्छा नट्स में तुम्हें क्या मिलता है, नट्स में तुम्हें ये चीजें मिलती हैं, ओ ग्रेट। अच्छा आज हमने फिश खाई, फिश में हमें क्या मिला, अच्छा प्रोटीन मिला। प्रोटीन किस किस चीज को इफेक्ट करता है, हमारे बालों को भी इफेक्ट करता है, ओ लवली। हमारी स्किन को इफेक्ट करता है, लवली। तो बच्चों को बताएं कि ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बच्चों के दिलों पर बातें इफेक्ट करने लग जाती हैं। उसके बाद हमें फौरी रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म, थोड़ा लंबे अरसे के अंदर, थोड़े अरसे के बाद हमें इसका रिजल्ट जरूर मिल जाता है। हम जो दरख्त बनाना चाहते हैं ना उसका बीज लगाना पड़ेगा। आपने आज बीज लगाया, कल दरख्त नहीं मिलेगा, दरख्त लगने में वक्त लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को अपने हेल्दी डाइट्स पर लाइए। अगर घर का नज़म बहुत खराब है, घर की अगर पूरी सेटअप बहुत खराब चल रहा है, गलत डाइट्स ली जा रही हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों के जहन को बदलें। और अगेन कल हमारी वर्कशॉप में मैंने ये बात की और आज मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। देखिए मेरी सास के बेटे को बदलना मेरा काम नहीं है, ठीक है, मेरा काम है मेरे बच्चों को बदलना। तो शोहरों को जो है ना वो इस बात पे जबरदस्ती ना कीजिए कि वो बदल जाएं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आदमी जो है हमारा शोहर जो है, मेरे हस्बैंड जो है वो मेरा साथ नहीं देते हैं। तो देखिए जरूरी नहीं है हस्बैंड को हर चीज में जो है वो साथ लेके चलना। हस्बैंड को अगर वो साथ चल रहे हैं तो समझे कि ये आपको अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आपके लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की भी जरूरत नहीं है, इसमें उदास होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ना उम्मीदी कुफ्र है, सबसे बड़ा गुनाह ही ना उम्मीदी है। तो ये ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी मेहनत अपने बच्चों पर करती रहूं, जरूरी नहीं है कि मैं मेरे शोहर के ऊपर मेहनत शुरू कर दूं। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, इज नॉट गोइंग टू चेंज। उनको चेंज करने के लिए तो जो है वो मुझे तरबियत औलाद नहीं, तरबियत बेगमात की क्लास करनी पड़ेगी। तो उनको छोड़ दीजिए, उनको चेंज करने के बहुत ही अलग मुख्तलिफ तरीके हैं, बच्चों को चेंज करने के बहुत ही मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, तो बच्चों के साथ शेयरिंग कीजिए, बच्चों को इस बात पर समझाइए, बच्चों को रिसर्च का काम दीजिए कि वो रिसर्च करके बताएं कि कितनी चीज क्या है, इसमें क्या है, इससे फायदा क्या है, हमें क्या करना चाहिए। बच्चों से टाइम टेबल्स बनवाएं कि हेल्दी डाइट के लिए मुझे कोई टाइम टेबल बना दो, ये बताओ व्हाट शुड आई कुक, ये बता दो व्हाट शुड आई डू टू गिव यू हेल्दी डाइट। तो देखिए आइडियाज तो उनके पास बहुत सारे होते हैं, अमल करना हो या नहीं करना हो। जी बिल्कुल मिसेस मलिक, हस्बैंड एंड वाइफ आर अ टीम, यू आर राइट, दे आर अ टीम। लेकिन देखिए समटाइम्स ये टीम यूनाइट नहीं हो पाती है एक नहज पर। उनको बदलना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है अपने आप को बदलना, हमारा काम है हमारे बच्चों को सही डगर पर चलाना, अपने बच्चों को सही रुख देना, अपने बच्चों को सही डायरेक्शन पर लगाना। हमारा काम ये है।
हमारा काम ये नहीं है कि हम जो है वो उनको ये बात जबरदस्ती खिला पिला दें कि तुम मेरा साथ दो। देखिए, उनको अपना साथ दिलवाने के लिए, मैंने कहा ना, ये तरबियत औलाद नहीं, तरबियत ज़ौज हो जानी चाहिए फिर इसका नाम। तो ये तो बहुत ही मुख्तलिफ चीजें, इसलिए उनको इस वक्त छोड़ दीजिए। इस बात के बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए कि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया ना, इस वजह से ये नहीं हुआ, ये मेरा बिल्कुल साथ नहीं देते हैं, ये है ना बस ऐसे ही है, अपने खानदान के जैसे हैं, ये ना बस इनका तो बस ऐसे ही है, पता नहीं कहाँ मेरे माँ बाप ने मुझे फेंक दिया। आपके माँ बाप ने आपको कहीं नहीं फेंका है। अल्लाह ताला ने आपको जहां बिठाया है, जिस आदमी के साथ बिठाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, शौहर का होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और इस बात को जरूर याद रखिएगा कि हमारे नबी ने फरमाया कि ये औरत जो है ना, ये हमारा आदमी, अगर 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 बीवी अपने शौहर के जिस्म से निकलते पीप को चाटे ना, तो उसका हक अदा नहीं कर सकती। तो देखें, हम उन ये हम आपस में फ्रेंड्स में और बैठ के आप कर लेते हैं अपने शौहरों की, बस काफी है, इतनी ही काफी है। जैसे मैंने मेरे शौहर को कहा ना, मैं आपकी गीबत कर लेती हूँ कहीं बैठकर, तो आप मुझे ना पेशगी माफ फरमा दें हमेशा के लिए। तो हम थोड़ी बहुत तो कर लेते हैं, लेकिन हर बात में हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। उनका अपना माइंडसेट होता है, हमारा अपना माइंडसेट है। मैंने पहली क्लास में कहा था कि माओ अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार माँ का हक पहले रखा है। 3 बार माँ का हक रखा है। किसका हक है? माँ का। फिर किसका है? माँ का। फिर किसका है? माँ का। फिर किसका है? बाप का। और मैंने ये भी बताया कि ये 3 अल्लाह ताला ने जो दर्जात माँ के बाप से ज्यादा रखे हैं, वो किस वजह से हैं? क्योंकि वो 9 महीने पेट में रखती है, पहला। फिर उसके बाद वो बड़ी तकलीफ से उसको जनती है, दूसरा। फिर उसके बाद उसको दूध पिलाती है, उसकी तरबियत करती है, तीसरा। और देखिए, उसके बाद बाप को अल्लाह ताला ने जन्नत का दरवाजा कह दिया, यानी जन्नत तो माँ कह दी, दरवाजा बाप को कह दिया। दोनों के अल्लाह ताला ने दर्जात को बहुत बुलंद कर दिया। लेकिन माँ के देखिए 3 दर्जात ज्यादा अल्लाह ताला ने बाप से रखे हैं, 3 दर्जात ज्यादा। तो माँ की मेहनत भी तीन गुना होनी चाहिए, थ्राइस थ्राइस होनी चाहिए, 3 टाइम्स होनी चाहिए माँ की मेहनत। तो हम उसमें बाप को क्यों शामिल कर लेते हैं? पहले हम कम से कम हमारी 3 गुना मेहनत जो हमारी है, हम वो तो लगा लें, उसके बाद बाप भी शामिल हो जाएंगे। फिक्र करने की बात नहीं है, बाप आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब कौन सा बाप अपने अपने अपनी औलाद की भलाई नहीं चाहेगा? जब बाप देखते हैं अपने अपनी औलाद को सही डगर पर चलते हुए, तो वो क्रिटिसिज्म, बीवी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते 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 आहिस्ता आहिस्ता बदल जाते हैं। देखिए, अब ये हमारा काम होता है, ये हमारा काम होता है, हाउ वी टैकल देम, हाउ वी टेक देयर क्रिटिसिज्म। हम उनके क्रिटिसिज्म को किस तरह लेते हैं, हम उनके क्रिटिसिज्म को किस तरह रिएक्ट करते हैं, और हम कितना जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। शोहरों की, सासों की, घर वालों की क्रिटिसिज्म पर हम हिम्मत हार जाते हैं। हम चाहते हैं हमारे शौहर, हमारी सास, हमारी नंद, हमारी देवरानी, हमारी जेठानी, हमारी अल्लाह बल्ला शल्ला तमाम ससुराली रिश्तेदार हमारा साथ दें। वो क्यों साथ देंगे? ना उन्होंने बच्चों को पेट में रखा, ना उन्होंने तकलीफ से जना, ना उन्होंने दूध पिलाया, ना अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कोई फर्ज रखा है बच्चों का तरबियत करना। वो तो आपका है। अगर अगर बिलफर्ज आपके पास कहीं से क्रिटिसिज्म आती है, किसी घर वाले की तरफ से आपके पास क्रिटिसिज्म आती है कि आप यूं तरबियत कर रहे हैं, आप यूं तरबियत कर रहे हैं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, हर किसी की क्रिटिसिज्म को जरूर सुनना चाहिए और परखना चाहिए कि आया के कहने वाला बात ठीक कर रहा है या नहीं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है कि मेरा तरीकाकार ठीक नहीं हो। सास को गलत कह देना या किसी घर के बड़े को गलत कह देना, तो उन्होंने भी बच्चों की परवरिश की है, हमें उनका भी आइडिया सुन लेना चाहिए। प्रोबेबली उनका आइडिया वाकई कोई वजन रखता हो। प्रोबेबली माँ की, सास की, हम कह देते ना कि माएँ और सास जो है ना, ये तो पुराने जमाने की हैं, जिद्दत आ गई है, नया दौर आ गया है, नए दौर से तरबियत करनी चाहिए। देखिए, मसला सारा यहीं पर आता है कि बिल्कुल तरीक़ेकार बदल चुके हैं, रिसर्चेस आ चुकी हैं, बिल्कुल हो गया है। आप देखें, जो रिसर्च सही होगी वो जाके हमारी हिस्ट्री से मिलेगी। हमारी हिस्ट्री क्या है? हमारी हिस्ट्री है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। हमारी हिस्ट्री है हमारे हुजूर के सहाबाए कराम की जिंदगी। ये हमारी हिस्ट्री है। ये लोग हैं जो हमारे आइडियल्स हैं।
जो रिसर्च आपको लगे कि उनसे जाकर मिलती है उस रिसर्च को ले लीजिए, और जो रिसर्च आपको जो जो सास की माँ की रिसर्च की बात आपको लगती है कि हाँ उनसे मिलती है उसको लीजिए, और जो आपको लगती है कि नहीं इनसे नहीं मिलती उसको ना लीजिए। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम ये कि हम हर वक्त जो है वो ये समझते हैं कि ये पुराने दौर के लोग हैं, ये गलत है। हम शोहर के बारे में ये समझते हैं इनको क्या पता, इनको तरबियत का क्या पता। तो अगर कोई ऐसी बात है जो कि बिल्कुल ठीक है, जो वाकई शोहर की समझने जैसी है, तो जरूर लीजिए उनकी बात को। जब आप उनकी बात को गर्दानेंगे, जब आप उनकी बात को कोई वैल्यू देंगी, जब आप उनकी बात को पॉजिटिविटी में लेंगी, तो वो उनका भी दिल चाहेगा कि वो आपकी बात को पॉजिटिविटी मिले, उनका भी दिल चाहेगा कि वो आपकी बात को सुने, सराहें और बच्चों पर इम्प्लीमेंट करें। देखिए ये जैसा आप लोग कह रहे हैं ना कि ये आपने कहा ना दे आर अ टीम, यस दे आर अ टीम, लेकिन प्लीज इस बारे में ये ना सोचिएगा कि ये शख्स मेरे साथ नहीं है तो अब मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मुझे सारा मेरा जो ये मामला, ये किस्सा, ये जो सब कुछ है मेरा, अब मुझे ये छोड़ देना चाहिए, ये तो कोई मेरे साथ है ही नहीं और मैं तरबियत नहीं कर सकती। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तरबियत की जिम्मेदारी माँ पर है और माँ ही तरबियत करेगी, और जरूर लेगी, दूसरी जगहों से भी वो चीजें लेके तरबियत करेगी। और ये नहीं समझना है हमें कि जी आई एम ओनली द पर्सन हु इज करेक्ट। ठीक है, और जाहिर है 3 दर्जात मैंने बता दिए, तो ये सोचते हुए हमें लाजमी तौर पर करना होगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे कि हमें बच्चों के दिल बदलने, हमें बच्चों के दिलों पर काम करना है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हम आते हैं कि हमें इस बारे में अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, पता है हमें करना क्या है? ऑलराइट, हमें ये करना है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में हमारी क्या क्या चीजें हैं जो कि हम पर असरअंदाज हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हलाल डाइट होनी चाहिए, फिर उसके बाद हमारे पास बैलेंस डाइट होनी चाहिए, आउट ऑफ बैलेंस नहीं होनी चाहिए। हमें जरूर डाइट को, बच्चों को बैलेंस किया हुआ, जिस घर में तरतीब होती है ना उस घर में बच्चे खुद ब खुद तरतीब पर आ जाते हैं। जिस घर में हमारी अपनी जाती कोई तरतीब ना हो फिर मसाइल बढ़ जाते हैं। किचन में वक्त गुजारने से बेहतर है कि हम बच्चों की तरबियत पर ज्यादा तवज्जो दे दें। हमने एक गलत काम कर लिया है, और वो क्या है, वो है कि हमने बच्चों के जाहिर पर जो है ना वो ज्यादा माल भी लगाया है, ज्यादा वक्त भी लगाया है और ज्यादा एनर्जी भी लगाई है। देखिए हम चाहते हैं दे शुड बी ड्रेस्ड वेरी प्रॉपरली। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम दिन का आधा हिस्सा किचन में जाकर उनके लिए बेहतरीन खाना प्रिपेयर करें। उमूमन मुझे माएँ होती है वो कहती है कि आप ये कह रही हैं तो आप कहती हैं टाइम दीजिए बच्चों को, तो मैं तो बहुत वक्त देती हूँ, और मैं करती क्या हूँ, मैं तो कहीं नहीं आती जाती। बच्चों का खाना, बच्चों का पीना, बच्चों का कपड़ा, बच्चों की सफाई, बच्चों का ये, बच्चों का ये। मैं क्या आप सारा काम करती हैं, क्या आप अपने बच्चों को कोई ऐसा क्वालिटी टाइम देती हैं? आप अपने बच्चों को लेकर बैठती हैं? आपके बच्चे आकर आपसे कोई बातचीत करते हो, कोई कहानी का वक्त हो, कोई घर के अंदर कोई ऐसा वक्त हो कि जब कोई स्टोरी बुक्स पढ़ी जा रही है, कोई बुक डिस्कशन हो रहा है, कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी साथ में हो रही है, कोई ऐसे मिली जुली एक्टिविटीज होती हैं सिवाय संडेज के। संडेज को भी वैसे क्या होता है, संडेज को भी नॉर्मली होता तो यही है कि हम कहीं सी साइड चले गए या हमको ऐसा कुछ कर लिया और फिर हमने एक बाहर डिनर कर लिया। तो डू यू रियली थिंक दैट्स इनफ? ये इनफ तो नहीं होता, ये काफी तो नहीं होता। ये तो और बहुत बड़ी बात है, क्वालिटी टाइम बहुत बड़ी बात है। हम चाहे घर में हो, जैसे हमने पिछली बार कहा था कि हमारे हम से ज्यादा 5 सेंसेस से उनको जोड़ें, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलवाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा चीजों से इंट्रोड्यूस करें। हम उनके लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज ढूंढें, हम उनको बोटिंग पर लेकर जाएं, हम उनको बोट में बिठाएं, शिप में बिठाएं, मनोड़ा लेके जाएं, पानी में उतारें, दिखाएं उनको कि आइलैंड क्या होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उनको हम प्रैक्टिकली दिखाते, उनको हमने प्रैक्टिकली चीजें नहीं दिखाई हुई होती हैं, तो वो सिर्फ जबानी कलामी सुनते रहते हैं। जैसे हमने लास्ट वीक ये भी कहा था कि एक गांव का बच्चा ज्यादा जल्दी चीजों को सीखता है और ज्यादा जल्दी बच्चों की
सॉरी, गांव का बच्चा जो ज्यादा जल्दी चीजों को सीखता है और ज्यादा जल्दी वो तालीम में भी आगे बढ़ जाता है। अगर किसी गांव का बच्चा लेकर आए ना शहर में, वो तालीम में भी ज्यादा आगे होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें देखा हुआ होता है, एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ होता है। आप उसको ज्योग्राफी पढ़ाने बैठे, वो कहेगा हाँ तो मुझे पता है कैसा होता है। जैसे हमारी एक कुलीग है, वो बात कर रही थी, वो कहने लगी कि गाँव, मेरी एक भतीजी है, वो गाँव गई, और छोटी सी भतीजी थी, 3-4 साल की, तो वो गाँव गई। अच्छा, जब वो गाँव से वापस आई तो उसके बाद उसको स्कूल जब गई तो उसको टीचर ने जो है वो अ, बताया कि चिकन होती है, हेन होती है, वो यूं होती है, वो उसके फेदर्स होते हैं। तो वो बच्ची कहने लगी हाँ वो अंडे भी देती है, और जो ना जो वो तो मुर्गी होती है, और जो मुर्गा होता है ना उसके सर पे ताज भी होता है, और उसके जो है ना उसके से ये स्मेल आती है, और वो खाना ये वाला खाती है, और वो उड़ती भी है, और उसको पकड़ के इस तरह से पिंजरे में भी बंद कर देते हैं। और उसने बहुत सारी चीजें जो है वो एक मुर्गी के बारे में बता दी। और उसको जब मैं गोद में उठाती हूँ तो वो मुझे नरम नरम लगती है, उसकी चोंच मुझे लग गई तो मेरा जख्म हो गया। उसने बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मुर्गी दे दी। जबकि अगर हम एक आम शहरी बच्चे को कहेंगे कि मुर्गी क्या होती है, तो वो कहेगा मुर्गी मुर्गी होती है, मुर्गी की चोंच होती है, मुर्गी की 2 आंखें होती है, मुर्गी की 2 टांगे होती है, ज्यादा से ज्यादा ये बता सकता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों से मिलवा, चीजों को दिखाना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए। तो इस तरह का हमें उन्हें क्वालिटी टाइम जरूर देना चाहिए, जिसमें हम बैठ के कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बच्चे सीख रहे हो, कोई लर्निंग हो रही हो, बच्चों में कोई इफेक्ट हो रहा हो, कोई फर्क आ रहा हो। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा कि जी हलाल डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, डाइट को बैलेंस करना चाहिए, बहुत ज्यादा फैट्स नहीं हो, बहुत ज्यादा सोडियम नहीं हो, बहुत ज्यादा पोटेशियम नहीं हो, बहुत ज्यादा कोई भी ऐसी चीज ना हो, मतलब अच्छे से उनको लेकर चलना चाहिए। ओके। इसके लिए हमें रिसर्चेस करनी पड़ेंगी। आप ये ना समझिएगा कि हमने ये क्लास ले ली हमारी समझ में आ जाएगा कि बैलेंस डाइट कैसे होती है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं आपको फिजिकल डेवलपमेंट करनी है, हम आपको ये बता रहे हैं आपको फिजिकली अपने बच्चे को हेल्दी रखना है। बैलेंस डाइट के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना पड़ेगा, बाकायदा अपने बच्चे की न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जो अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट है ना, यकीन कीजिए, हमारी माँ और सास होती है, ये बड़ा अच्छा बताती है। अच्छा, इनसे बात करो ना, ये पुराने जमाने में चली जाती हैं, वो वे बैक 50 इयर्स 60 इयर्स चली जाती हैं, और अपने बचपन के किस्से सुनाती हैं। मेरी माँ मुझे ये खिलाती थी, मेरी माँ ने मुझे ये खिलाया। अरे अम्मी छोड़े, आज की बात करें। नहीं, वो अपने बचपन में जाती हैं, लेकिन आप जरा उनका बचपन देखें। वो लोग हेल्दी लोग थे, उनकी माएं भी हेल्दी थी, तो यकीनी तौर पर वो लोग जो खा पी रहे थे वो सही था ना, अच्छा था ना। तो उनकी जरूर सुननी चाहिए ये बात। ठीक है। और हम जो है वो उनकी तो सिर्फ पुराने किस्से सुनते रहते हैं। अच्छा अच्छा ऐसे वाह, हाँ अम्मा जी सुन लिया, अच्छा ठीक है, आप सुनिए अनसुनी की। ये जो अच्छी डाइट है ना, वो लोग बता सकते हैं, जो नेचुरली वो घर में चीजें बनाते थे। आज हम सेरेलैक पर आ गए, और वो लोग घर में ऐसी चीजें बनाते थे कि वो बच्चे को पसंद भी आती थी, बच्चे खाते भी थे, और उसकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होते थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं जी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। हमने एक्सरसाइजेस को आजकल छोड़ दिया है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ किचन जो है ना, जो चूल्हे हैं ना हमारे यहाँ, वो हॉब्स आ गए हैं, चूल्हे हैं, ऊपर हम खड़े रह के खाना पकाते हैं। जबकि खाना जो है वो बेहतरीन क्या तरीका कार था, जमीन पर जो चूल्हे होते थे उस पर पकता था, और वो बेहतरीन चीज हो जाती थी हमारे लिए। ठीक है। और चलते कितना कितना थे। आजकल तो बच्चे कहते हैं इतना कौन चलेगा, अम्मी रिक्शा ले लें, अम्मी टैक्सी ले लें, गाड़ी निकाल लेते हैं, थोड़े से डिस्टेंस के लिए भी हम जो है वो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमें पैदल चलना चाहिए। इसकी आपको पता है ना, रिफ्लेक्स हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हमारे वो होते हैं, पॉइंट्स हैं हमारे पैर के तलों में। जब हम वॉक करते हैं तो वो दबते हैं, और हमारे पूरे जिस्म के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को थरो करते हैं, अच्छा करते हैं, और भी बहुत सारे हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको भी हेल्दी बनाते हैं। तो वॉकिंग जस्ट डज नॉट ओनली रिड्यूस आवर वेट, ये हमारे ऑर्गन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, इट इज वेरी गुड फॉर आवर ऑर्गन्स। तो एक्सरसाइजेस में बेस्ट है वॉक करना। इसके अलावा भी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, बच्चों को भी वॉक करवाना चाहिए, साइकिलिंग करवानी चाहिए। इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारी अहादीस भी हैं, हम उन अहादीस को भी जो है वो डिस्कस करेंगे।
और मेरे ख्याल से हमें पहले उसको देखना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में क्या फरमाया। ठीक है, ऑलराइट। इससे पहले मैं आपको ये एक स्लाइड ये जरूर डिस्कस करना चाहूंगी कि बहुत से लोग इस बात से आगाह नहीं है कि बच्चा भी उम्मत का एक फर्द है। बस फर्क ये है कि लिबास तुफूलियत में मस्तूर है। अगर वो लिबास उससे हटा दिया जाए तो वो जिम्मेदार मर्दों की सफ में आ खड़ा नजर आएगा। लेकिन सुन्नत अल्लाह कुछ यूं जारी है कि उस पर पड़े हुए पर्दे दर्जा बदर्जा तरबियत के जरिए ही खुले, और वो तरबियत बतदरीजी अंदाज में उम्दा हिकमत अमली और तदबीर से अंजाम दी जाए। आप देख रहे हैं इस बात को। हमारा जो ये जीन पियाजे का जो कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, आप देखें उसकी कड़ियां जाकर हमारी हिस्ट्री से मिलती हैं, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री से मिलती हैं। ये कहते हैं कि ये जो बच्चा है ना, ये इंसान है, इसको इंसान समझे। हमने बच्चे को जो है ना वो इंसान नहीं समझा हुआ है, हम उसको 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 हम खींच के जबरदस्ती काम करवाना चाहते हैं जैसे किसी जानवर को। ऐसी बात नहीं है, ये एक इंसान है और हमें इसे इंसान की तरह ही लेना चाहिए। ठीक है, आगे अब इसको देखें कि ये इसके ऊपर ना पर्दे पड़े हुए हैं जो दर्जा बदर्जा हटते हैं, इन्हें ग्रेजुअली हटते हैं, यही कॉग्निटिव डेवलपमेंट में है, ग्रेजुअली हटते हैं। अब इन्होंने कहा कि ये उम्दा हिकमत अमली और तदबीर से अंजाम देना चाहिए। ठीक है, हिकमत अमली स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, हमें स्ट्रेटेजीज लगाकर काम करना है, अच्छी तदबीर से काम करना है। ठीक है, अच्छा जी। फिर आप अगर उसमें ये देखें कि ठीक है, देखें हमें इस बात का हुक्म है कि हम अपनी औलाद को तीर अंदाजी और कुरान मजीद की तालीम दिलाएं। ये कौल है खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का। वो कहते, आपको मालूम है ना कि उनका उन्होंने जो जितनी जंगें लड़ी हैं उतनी और किसी ने भी नहीं लड़ी हैं, किसी और सहाबी ने नहीं लड़ी इतनी जंगें। और जब उनका इंतकाल हुआ तो वो शहीद नहीं हो पाए, उनका बिस्तर पर इंतकाल हुआ। उनको शहादत की इतनी तमन्ना थी, इतनी जंगें लड़ी, लेकिन शहादत नहीं मिली। खैर वो सैफुल्लाह थे, अल्लाह ताला की तलवार कभी टूट नहीं सकती, इसलिए उनकी कभी शहादत नहीं हुई। खैर जी, देखें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें हमारे पास जो है वो हदीस में एक और बात आती है, और वो ये है कि अपने बच्चों को कुछ खेल ऐसे सिखाएं। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, खेल जो है ना ये बच्चों की फितरत है। खेल कूद तो बच्चों की फितरत है। आप बच्चों को नहीं टिक के नहीं बिठा सकते, बैठ जाओ अब तुम यहाँ से हिलना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मॉन्टेसरी में देखें या क्लास 1 2 3 में देखें, बच्चे इधर उधर उछलते रहते हैं, पुदकते रहते हैं, टीचर्स उनको कहती रहती हैं बैठ जाओ, सिट डाउन, सिट ऑन योर प्लेसेस, लेकिन कभी जबरदस्ती नहीं की जाती है। अब ये भी दर्जा बदर्जा होता है, ये भी स्टेजेस में होता है। मॉन्टेसरी में तो बच्चे बहुत ज्यादा खेल कूद में लगे हुए होते हैं। क्लास 1 2 3 में उनकी तरबियत की जाती है, उनकी बिल्कुल तरबियत की जाती है प्री प्राइमरी में, कि बिल्कुल वो बैठना सीख जाएं, अदब सीख जाएं, लिहाज सीख जाएं। तो बच्चों को हम बैठा नहीं सकते बांध कर, ये इनकी फितरत है। तो आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खेल है ना, उन खेलों में कौन से खेल कहा है कि होने चाहिए। एक कहा है तीर अंदाजी, ठीक है, एक कहा है तीर अंदाजी, और दूसरा क्या है। आजकल तो नानी दादी भी स्मार्टफोन में, ठीक है जी, ठीक है। और बताइए जी, एक तो तीरंदाजी है, और बताइए हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, एक तीरंदाजी, एक हॉर्स राइडिंग और एक स्विमिंग। ये जो तीनों खेल हैं, ये तीनों खेल आपको पता है इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, ये ये क्या मसला हो रहा है भाई। राइट,
प्लीज कोशिश कीजिए इस तरह की कोई चीज ना हो। ठीक जी, तो स्विमिंग आपको पता है पूरे जिस्म को हेल्दी रखती है, हॉर्स राइडिंग पूरे जिस्म को हेल्दी रखती है। तो ये जो जी बिल्कुल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कुश्ती, रेसलिंग, जो वो वाली रेसलिंग नहीं जो आज के जमाने में होती है, वैसी रेसलिंग नहीं, कुश्ती पहलवानी ये सब करवाई है। ये सारी चीजें हमारे जो वो है हमारी फिजिकल नीड्स को पूरा करती है, हमारी फिजिकल जरूरियात को, हमारी जिस्मानी जरूरियात को पूरा करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाजी भी करवाई है, पहलवानी भी करवाई है, हॉर्स राइडिंग भी करवाई है, स्विमिंग भी करवाई है और दौड़ भी लगवाई है। वो और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है उन्होंने आपस में दौड़ लगाई थी एक बार। वो दौड़े थे, हजरत आयशा दोनों दौड़े थे, हजरत आयशा जो है वो जीत गई। थोड़े अरसे के बाद जो है दोबारा कोई ऐसा मौका आया तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दोबारा से दौड़ लगाई। तो हजरत आयशा उन सालों में, दरमियानी सालों में जरा थोड़ी सी जिसामत में थोड़ी हैवी हो गई थी। तो हुजूर जो है वो जीत गए। जब वो जीत गए तो उन्होंने कहा कि ये उस दौड़ का वो है जो तुम मुझसे जीती थी। तो यानी कि दौड़ भी लगाई गई है, उन्होंने बच्चों की भी दौड़ करवाई है, बच्चों की भी उन्होंने रेसिंग्स करवाई है। ठीक है, हमें मिलती है ऐसी, हमें बहुत से वाकयात मिलते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की दौड़ भी लगवाई है और पहलवानी भी करवाई है, क्योंकि ये उनकी नशो नुमा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो नशोनुमा है, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो उनकी ग्रोथ है, इसका बचपन से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बचपन में आप देखें ना, बच्चे बढ़ते ज्यादा है, बच्चों का कद कब निकलता है, बचपन में ज्यादा निकल रहा होता है। 13-14 साल के बाद इतना ज्यादा कद नहीं बढ़ रहा होता। 0 to 13, 0 to 14 में जरा कद जो है वो बढ़ जाता है, बच्चे एकदम से शूट कर जाते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं। तो ये जो है इसी उम्र में बच्चों की एक्सरसाइजेस वगैरह, उसके बाद तो मेंटेन किया जाता है, यहाँ डेवलपमेंट हो रही होती है, फिर उसके बाद मेंटेनेंस चल रही होती है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस और स्पोर्ट्स, ये सब एक ही चीज, एक साथ चीजें आ जाती हैं। समटाइम्स हमें एक्सरसाइजेस अलग से करनी पड़ती हैं और समटाइम्स स्पोर्ट्स में ही वो कवर हो जाती हैं, लेकिन एक्सरसाइजेस आर वेरी 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 नेसेसरी। ठीक है, हाइजीन, हाइजीन, साफ सफाई, इन चीजों का भरपूर ख्याल रखना चाहिए, अपना भी रखना चाहिए, माहौल का भी रखना चाहिए, घर बार का भी रखना चाहिए, कपड़ों का भी रखना चाहिए, हर चीज का ख्याल रखना चाहिए। हाइजीन का मामला आ जाए तो फिर हमें बहुत ज्यादा खाना पकाना है, घर का रहन सहन है, हमारे आस पड़ोस का माहौल है, घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ हो, ये भी सही बात नहीं है। हमें बच्चों के साथ मिलकर ऐसी एक्टिविटीज में जुड़ जाना चाहिए, जैसे मोहल्ले की सफाई वगैरह, इस तरह के कामों में भी जुड़ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा दिलाना बच्चे की और भी बहुत सारी दूसरी चीजों की डेवलपमेंट करता है, सोशली भी वो डेवलप हो जाता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुनासिब है कि मकतब से फारिग होने के बाद उसे किसी अच्छे खेल के खेलने की इजाजत दी जाए, जिसमें वो अपनी पढ़ाई की थकान को दूर कर सके। इस तरह से वो खेल से ना थके, क्योंकि अगर बच्चे को खेल कूद से मना किया गया और दायमी तौर पर तालीम में लगाए रखा गया तो ये चीज उसके दिल को मुर्दा कर देगी और उसकी जहानत को बेकार बना देगी और उसकी जिंदगी भी मकदर और अजीरन हो जाएगी, यहाँ तक कि फिर वो तालीम से बिल्कुल बिल्कुल जान छुड़ाने के बहाने बनाएगा। आज के बच्चों की रूटीन्स क्या है, सुबह उठो, स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, कायदा पढ़ने जाओ, कुरान पढ़ने जाओ, वापस आओ, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से आओ और तो रात के 8 बज चुके होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, जिसमें कोई किस्म की भी वर्जिश या कोई जहनी वो नहीं हो रहा होता है, फजूल वीडियोस देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद छीना झपटी होती है, माँ बाप की जो है वो झाड़ फुंकार होती है और उसके बाद बच्चे सो जाते हैं। बच्चों की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, बच्चों की कोई फिजिकल एक्टिविटी, आप देखिए बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा बीमारी की तरफ आजकल में बढ़ रहे हैं, बहुत बच्चों के अंदर बीमारियां पड़ रही हैं। फिर उसके बाद चूंकि हमने कहा कि ये तो उसकी फितरत है, फितरत से हटके तो कोई काम हम कर ही नहीं सकते, हमारी बर्बादी का उसी वक्त से संदेशा हो जाता है जब हम फितरत से हटकर काम करते हैं। फितरत से हटकर काम करेंगे तो बीमारी हमारे सामने खड़ी हुई होगी। तो बच्चे की फितरत के मुताबिक चलना चाहिए, खेल कूद उनका हक है, उनको खेल कूद का वक्त देना चाहिए।
लाजमी देना चाहिए। हमारे आजकल एजुकेशनल सिस्टम जो है ना वो अजीबोगरीब हो चुका है। एजुकेशनल सिस्टम्स में से ये खेल कूद जो है, स्पोर्ट्स है, ये एक्टिविटीज को निकाल दिया गया है। और उसके बाद ये होता है कि बच्चा पढ़ के थक जाता है, उसके बाद जो है उसको पढ़ाई से नफरत हो जाती है। और फिर जो अच्छा कहते हैं ना कि मेरे तो बच्चा बहुत ही होशियार था, मेरा बच्चा तो ऐसा था, मेरा बच्चा तो ऐसा था, पता नहीं क्यों इतना कुंज जहन हो गया है, पता नहीं क्यों इतना पढ़ाई से दूर चला गया है, पता नहीं क्यों इतनी पढ़ाई से नफरत करने लगा है। उसकी वजूहत ये होती है कि वो थक चुका होता है, उसका जहन, उसकी जहानत ही खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, तो हमें जो है वो उनके खेल कूद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दिल और दिमाग दोनों को फायदा पहुंचाती है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो है हम ये भी कहते हैं कि अच्छा, निशाने के बारे में, निशानेबाजी के बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कौल है कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने जमजम पीते वक्त, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जमजम पीते वक्त दुआ की थी कि मेरा निशाना खता ना हो, मेरा निशाना खता ना हो। तो वह इतना ज्यादा जो है ना वो कहते थे। आप देखें ना, आप हमें और मगरबी ममालिक को कंपेयर कर लीजिए। मगरबी ममालिक और इस्लामी ममालिक में कंपैरिजन कीजिए कि हम जो है वो बॉल वाले गेम्स खेलते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन वाले खेलते हैं, और वो बेमायने, वो बेमायने खेल है। ठीक है, और हम जो है ना हम फाइनेंशियली भी इसमें इन्वेस्टमेंट्स बहुत लंबी चौड़ी करते हैं। आप देख लें, अंदाजा लगा लें, बहुत लंबी चौड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके अंदर, क्योंकि हम बॉल वाली खेले खेलते हैं। अच्छा, जबकि आप उनको देखें ना तो उनके जो है, जो मगरबी लोगों को देखें, उनके जो खेल है ना वो इस्लाम पसंद खेल है। आप उनके यहाँ देखें, तलवारबाजी भी सीखी जाती है, लॉन्ग जंप्स करते हैं, और वो लोग स्विमिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये तो गड़बड़ है ना यहाँ पर, कि हमने, हमारी चॉइसेस बहुत गलत हो गई हैं, हम गलत चॉइसेस पर आ गए हैं। हदीस हदीस शरीफ में, हदीस शरीफ का मफहूम है कि ताकतवर मोमिन बेहतर है कमजोर मोमिन से। अब इसके बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि एक तो जिस्मानी तौर पर और दूसरा माली तौर पर, यानी मोमिन को माली तौर पर भी जो है वो ताकतवर होना चाहिए और जिस्मानी तौर पर भी ताकतवर होना चाहिए। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलों के मुकाबले भी करवाते थे और उस पर जो है वो इनाम भी देते थे। हम लोग अप्रिसिएट नहीं करते। हमारा बच्चा थोड़ा खेल कूद में लगता है, तुम कहते चलो खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, किताबें खोल के बैठो, पढ़ लो, ये कर लो। देखिए, मुनासिब वक्त होना चाहिए, मुनासिब औकात होने चाहिए। पढ़ाई का वक्त पढ़ाई का होता है, खेल का वक्त खेल का होता है। आप अगर मदारिस को देखें, जो सुबह से शाम तक मदारिस होते हैं, वहां पे असर से मगरिब कोई पढ़ाई नहीं होती, उनको खेल का वक्त दे दिया जाता है, कैलूले का वक्त दिया जाता है, जो कि बहुत जरूरी है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। देखिए, स्लीप को भी मैनेज करना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। वहां पे सोने का वक्त, आप पढ़ाई का वक्त है, सुबह सवेरे पढ़ाई शुरू हो जाती है, दोपहर तक पढ़ाई कराई जाती है, उसके बाद खाना खिलाया जाता है, जोहर की नमाज, खाना देख लीजिए पहले होता है, जोहर की नमाज से पहले खाना होता है। आप जब भी खाना जोहर की नमाज के बाद खाकर देख लीजिए, आपसे नमाज मुश्किल हो जाएगी। पहले खाना होता है, फिर नमाज होती है, फिर उसके बाद कैलूले का वक्त होता है, फिर बच्चे उठते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनकी फिर शाम में असर से मगरिब खेलकूद का वक्त होता है, मगरिब के बाद फिर मकतब लग जाता है, यानी फिर पढ़ाई का वक्त शुरू हो जाता है, फिर वो पढ़ते हैं और वो वापस आते हैं। तो आप इन मदारिस, मदारिस को नुक्ताचीनी की जाती है, मदारिस पे क्रिटिसिज्म्स की जाती है, मदारिस के खिलाफ बातें की जाती है, मगर आप देखें मदारिस कितना हेल्दी सिस्टम आपको इंट्रोड्यूस करता है, बहुत ही हेल्दी सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एक बात, मजे का वाकया भी याद आ गया, चलते चलते ये भी सुना दूं, हाइजीन से हम हाइजीन पर आ गए थे, लेकिन मैं इससे पहले आपको सुना दूं कि हम अपने बच्चों के साथ खेलने का एहतमाम नहीं करते हैं। हम कहते हैं हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हालांकि दिस इज वेरी बैड। बेस्ट मोमेंट्स ऑफ मेरा बचपन, मेरे बचपन के जो बेस्ट मोमेंट्स थे, या जो वो मोमेंट्स जो हमें बहुत याद आते हैं, तो बचपन के दिन याद आते हैं, और उसमें ना एक मजा आता है, उनको उन दिनों को सोचने में एक मजा आता है। वो कब के दिन थे? जब हमारी अम्मी हमारे साथ खेला करती थी। और हमने तो खैर जवानी में भी बहुत खेला, हमारी अम्मी ने तो हम जवानी में, हम जब बच्चे थे तब भी बहुत खेला, और बुढ़ापे में भी वो हमारे साथ खेलती हैं, और वो अब तक अपने पोते पोतियों के साथ भी खेलती हैं।
उनके पोते पोती वेट करते हैं उनका कि दादी आएंगी हम खेलेंगे, और जो घर में तो पोता पोती मौजूद है वो भी खेलते हैं। तो ये देखे ना, हमारे बड़ों ने हमारे साथ खेलना छोड़ दिया, हमारे बड़ों ने बच्चों के साथ खेलना छोड़ दिया। हालांकि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु जो थे, उन्होंने जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हसन और हुसैन के साथ खेलते हुए देखा। तो उन्होंने कहा कि क्या आप इनसे प्यार करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला मैं इनसे क्यों ना प्यार करूं, जबकि ये दोनों मेरी दुनिया के दो फूल हैं जिन्हें मैं सूंघता हूं। देखिए, इससे इससे साबित होता है कि नाना अपने नवासों के साथ खेल रहे थे। आज के नाना नानी दादा दादी तो फिर खेलने में इंटरेस्टेड होते हैं, वालिदैन नहीं होते। वालिदैन नहीं होते, वालिदैन को होना चाहिए इंटरेस्टेड अपने बच्चों के साथ खेलने कूदने में। ये नबवी अंदाज है। हमने कहा ना, ये तरबियत औलाद का नबवी अंदाज देखें, ये नबवी अंदाज है। अच्छा, खेलों में भी देखें, स्पेसिफाइड कीजिए, ऐसे खेल खेलिए जो उनकी नफ्सियाती, जज्बाती, जिस्मानी नशोनुमा का सबब बने। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है उनकी दिलचस्पी बढ़ाए, उनकी चीजों में दिलचस्पी बढ़ाए। फिर हम आते हैं नजाफत पर, हम आते हैं हाइजीन पर। हमारा हाइजीन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मोहल्ले में हमको बच्चों के साथ इस तरह से लगना चाहिए, और ऐसी हमें टीम वर्क करवाना चाहिए। हम अगर हमारे बच्चों को रेडी कर दें, वो अपने दोस्तों को, मोहल्ले के दोस्तों को रेडी करें, घर के करीबी कोई पार्क्स हैं उनकी साफ सफाई का एहतमाम करें, रास्तों का एहतमाम करें, रास्तों की सफाई का एहतमाम करें, तो देखिए बच्चों के अंदर सोशल डेवलपमेंट भी हो जाती है। अभी फिजिकल डेवलपमेंट है, आगे जाके सोशल डेवलपमेंट भी होती है। ये फिजिकली भी बच्चों के लिए अच्छा है, सफाई तो वैसे ही अच्छी है, बच्चे सफाई का काम करेंगे तो ज्यादा वो मेंटली भी स्ट्रांग होंगे। जब बच्चे सफाई का काम करते हैं तो मेंटली भी वो स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और फिर उसके बाद क्लोथिंग। क्लोथिंग का ये है कि देखें, हमें हमें हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम कपड़े, हम बहुत ज्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट हो गए हैं कपड़ों के मामले में। हम बहुत खर्च करते हैं और हम बहुत थोड़ा खर्च करते हैं तरबियती चीजों पर। हमें किताबें महंगी लगती हैं, कपड़े हम महंगे ले लेते हैं, चाहे बच्चों के हो चाहे हमारे हो। हमें एजुकेशनल वर्कशॉप्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल क्लासेस, ये हमें महंगी लगती हैं, कपड़ों पर हम खर्च कर लेते हैं। तो कपड़ा होना चाहिए सादा और साफ। कपड़ा होना चाहिए दीन के मुताबिक। तंग लिबास, इससे कोई फायदा नहीं होता। तंग लिबास हमारे लिए मसाइल बढ़ाता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्टेड होता है, और भी इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। आप देखें, चलती बच्ची, छोटी 6, 7, 8, 5 साल की बच्चियां, 5, 6, 7, 8 साल की बच्चियां, इनका क्या कसूर है कि इन्हें तंग पजामे और टाइट्स पहना दिए जाते हैं, जिससे उन बच्चियों के जिस्म का एक एक उज़्व वाज़े होता है। मैं बहुत ज्यादा बेशर्मी के साथ ये बात करती हूँ कि उनकी हिप्स की चौड़ाई, उठाई, उनकी बनावट, ये सब वाजे हो रही होती है। उसके बाद हमें ये शिकायत होती है कि चाइल्ड अब्यूज बहुत ज्यादा है। देखें, ये जो है ना, हम किसी को तड़पा दें और फिर कहें कि वो तड़प गया, ये गलत बात है। क्यों हम ऐसा काम करते हैं? हम हमारी बच्ची को एक्सपोज क्यों करते हैं? मुझे नहीं पता, आप बेशक नहीं करती होंगी, मैं एक जनरल बेसिस पर बात कर रही हूं कि आज की माँ और सबसे बढ़कर आज का बाप मैं कहूंगी नाबीना है। वो माँ बाप नाबीना है जो अपनी बच्ची को ऐसे ड्रॉप शोल्डर्स पहनाते हैं, ऐसी तंग चीज पहनाते हैं, ऐसे टाइट वेस्ट बेल्ट्स पहनाते हैं, ऐसी उनकी फिगर को वाजे करते हुए चीजें पहनाते हैं, उनको बचपन में ही उनके टखने खुले हों ऐसे कपड़े पहनाते हैं। तो फिर बहुत माजरत के साथ वो बच्ची, जब आप 13-14 साल की उम्र में उससे कहेंगे बेटा दुपट्टा लो, वो नहीं लेगी। उससे कहो बेटा अपना सीना ढांको, वो नहीं ढांकेगी, क्योंकि हमने उसको परवान ही ऐसे चढ़ाया है। लिबास का ख्याल तो बचपन से रखना चाहिए। मैंने अपने मदरसे में बहुत ज्यादा, हमारी जो मेरी कुलीग्स है, मौलमात है, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पैदा हुआ बच्चा 40 दिन की बच्ची होती ना, उसका सर ढका हुआ होता है,
उसका पैर ढका हुआ होता है, उसका हाथ ढका हुआ होता है। मैंने कहा गर्मी इतनी सख्त है, उसके हाथ पांव तो कम से कम थोड़े से खोल दे। कहने लगी इसकी आदत है, इसने तो सारी जिंदगी अपना हाथ पांव ढांक कर रखना है, तो अभी क्या, अभी भी ढांक ले, इससे क्या फर्क पड़ता है, आज गर्मी लगेगी बाद में भी गर्मी लगेगी, आज उसका हाथ पांव ढका हुआ होना चाहिए। तो हमारे बच्चों की जो ये लिबास है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई हमारे बच्ची पर गलत निगाह डाले, कोई गलत नजर से देखे, आज हमें कैसे पता है कि बच्चियों के इतने तंग तंग कपड़े होते हैं, हमारी भी तो नजरें जा रही होती हैं उनके ऊपर, हमें पता होता है बच्चियों की कैसी उठान है, हमें पता होता है बच्ची के कैसे शोल्डर्स गिरे हुए हैं, बच्ची को अंदर में वो पहनाया जाता है, छोटी सी स्लिप पहनाई जाती है जिसे आजकल कैमिसोल कहा जाता है, कैमिसोल पहनाया जाता है, और ऊपर ट्रांसपेरेंट वाइट झलकती हुई शर्ट्स पहनाई जाती है। बच्ची क्या सीख रही है, बच्ची क्या सीख रही है? आज इतनी छोटी उम्र में बच्चे क्यों, जवान लड़के क्यों बाले हो रहे हैं? ये हमारी क्लोथिंग प्रॉब्लम्स हैं। तो खुदारा बच्चों की क्लोथिंग्स पर ध्यान दीजिए, सोने पर ध्यान दीजिए, उनकी स्लीप को मैनेज कीजिए, एक ही वक्त पर सोएं, एक ही वक्त पर उठे, उनको कैलूला करवाएं। इसके बाद उनकी देखें कि उनकी बच्चे की जो उम्र है उसके एतबार से उसको कितना सोना है और कितने घंटे की नींद उसके लिए ठीक है। ठीक है, तो ये चीजों को ये चीजों को हमें मैनेज करना है, ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। थिंग्स टू डू, बी अ हलाल ब्रेड विनर। सबसे पहली बात ये, कमाई हलाल कीजिए, कमाई को हलाल कीजिए। डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बैलेंस डाइट एंड फिटनेस। फिटनेस और बैलेंस डाइट मुतवाजन ग़िज़ा, इसकी फायदे और नुकसानात दोनों को डिस्कस कीजिए। सिर्फ नुकसानात डिस्कस ना करते रहे, मोटी हो जाओगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बाल गिर जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी। इसके मेरिट्स पर बात कीजिए। आप हमेशा ध्यान रखिए, जितना मेरिट पर बात की जाएगी। आपको पता है आज हमारे जो मुआशरे में बुराइयां फैली हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हम बुराई की तशहीर करते हैं, बुराई को हम पब्लिसाइज करते हैं। बुराई की पब्लिकेशन छोड़ दीजिए, बुराई को पब्लिसाइज करना छोड़ दीजिए, माशरे में अच्छाइयां बढ़ने लग जाएंगी। ये एक इस्लाम का तरीका है। मेरिट्स पर ज्यादा बात कीजिए, ठीक है? तुम्हारी स्किन अच्छी हो जाएगी। तुम्हारी स्किन अच्छी इसलिए है कि तुम ये वाली ग़िज़ा लेती हो। जब वो कोई गलत चीज ले रही हो ना, और जो कोई बच्चा है अच्छा भी ले रहा है बुरा भी ले रहा है, जो अच्छी चीज ले रही है उसकी वजह से जो उसके अंदर अच्छी डेवलपमेंट है, उसको बताएं तुम ये चीज खा रही हो ना, इस वजह से तुम्हारे अंदर अच्छी चीज हो गई है। तो बुरी चीज की उसे खुद ब खुद बुराइयां नजर आनी शुरू हो जाएंगी, और उसको वो जो बुराई उसके अंदर पैदा हो रही है उसकी वजह से वो अच्छा खाना खाना शुरू कर देगा। कीप द हाउस क्लीन एंड सिंपल। घरों को खुदारा सादा रखें और साफ रखें, ठीक है? सादे जो घर होते हैं उसमें हम उसको मैनेज करने में हमारा वक्त जाया नहीं होता, हमारे फाइनेंसेस जाया नहीं होते हैं। पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय लोकेलिटी, इस पे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इनिशिएट एक्टिविटीज टू कीप लोकेलिटी क्लीन, ये भी डिस्कस हो गया। यूज सिंपल क्लीन एंड नीट क्लोथिंग, सादा साफ सुथरा ये कपड़ा इस्तेमाल कीजिए। टीच योर चिल्ड्रन स्विमिंग, आर्चरी एंड हॉर्स राइडिंग। अरेंज गेम्स एंड कॉम्पिटिशंस अमंग चिल्ड्रन। प्ले विथ चिल्ड्रन, प्ले विथ चिल्ड्रन, प्ले विथ चिल्ड्रन। फॉलो स्लीपिंग रूटीन्स, ठीक है जी? हमारी आज की एक्टिविटी है जो कि आपका होमवर्क भी है। हाउ विल फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड बी बेनिफिशियल फॉर द उम्मा? आपके बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट उम्मत के लिए कैसे फायदेमंद साबित होगी? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, आपके बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा, जिस्मानी डेवलपमेंट उम्मत के लिए कैसे फायदेमंद साबित होगी? ठीक है, ये आपने एक्टिविटी करनी है। इसको हम इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट उसमें जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? ऑल राइट। आज के बारे में कोई सवाल? आज की क्लास के बारे में कोई सवाल? लड़कों के देखिए, लड़कों के अंदर भी हया रखिए, लड़कों में भी हया होनी चाहिए। आपको पता है हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु जो है वो एक दफा बैठे हुए थे किसी
नहर के किनारे या किसी पानी वाली जगह के किनारे बैठे थे और उनकी पिंडलियों पर से कपड़ा हटा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर तो उन्होंने फौरन अपने पिंडलियों को ढांका। हालांकि मर्द अपनी पिंडली खुली रख सकता है, घुटने के नीचे की जगह को खुली रख सकता है, लेकिन उन्होंने ढांका। मर्द में भी हया रखें तो कल को उसकी आंखों में हया रहेगी। बाकी विथ किड्स एज अ फैमिली, देखिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी। हमारा वक्त आगे निकल चुका है, आप लोग अगर कंटिन्यू कर सकते हैं तो कर लीजिए, और अगर लीव करना हो तो बेशक कर सकते हैं। देखिए बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज एज अ फैमिली, मैंने आपको एग्जाम्पल दी, आप उनको बोटिंग पर ले जाएं, उनको दिखाएं तो सही कि आइलैंड क्या होता है। आप अपने बच्चों को कहीं ऐसी जगह पर लेकर जाएं जहां खेत खलियान हो। बच्चों को फार्म हाउस डज नॉट मीन टू गो एट अ प्लेस जहां पर एक स्विमिंग पूल हो, जहां पर बोर्ड गेम्स हो, जहां पर वो खड़े रहकर वो जो है वो टेबल टेनिस खेल लें। नहीं, उनको लेकर जाएं, उनको दिखाएं कि ये देखो ये सब्जियां कैसे होगी, ये फल कैसे होगा, ये अनाज कैसे होगा। इनको उनको कदर ही जब आएगी अपने प्लेट में रखे खाने की, जब वो देखेंगे कि अच्छा ये इस तरह बीज, जमीन हमवार हुई, बीज डला, उगा, बड़ा हुआ, हार्वेस्टिंग हुई, उसकी जो है कटाई हुई, हम तक पहुंची, किस तरह पहुंची। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं टू 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 फॉर अ फैमिली टू डू टुगेदर। एक फैमिली को एक साथ करने चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज। घर के अंदर सफाई का दिन मनाएं जिसके अंदर सब पार्टिसिपेट करें, सब सफाई करें। समझाया जाए क्यों बाकी नहीं पहन रहे हैं गरीब। आई एम सॉरी फरम, आपकी बात को नहीं समझ पाया। बिकिन से समझाया जाए क्यों बाकी नहीं पहन रहे हैं गरीबी लोग। 16 साल के बच्चे कितनी नींद ले जनाब? 16 साल के बच्चे जवान हो चुके हैं, वो एक एडल्ट जितनी नींद लेंगे। एक एडल्ट की नींद अगर वो कंप्लीटली हेल्दी है, अगर वो कंप्लीटली हेल्दी है, एक एडल्ट की नींद 4, 4:15, 4:30, 4:45, 5 घंटे पे कहीं जाकर बैठती है। ये आपको ढूंढनी पड़ती है ऑप्टिमम लेवल अपना नींद का। ठीक है, आप ये बात को समझ लीजिए, ये 8 घंटे की नींद का कॉन्सेप्ट गलत है। ओनली इफ यू आर हेल्दी, आपको 8 घंटे की नींद की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, उनको कैटल फार्म्स पर भी लेकर जाना चाहिए। कैटल फार्म्स पर लेकर जाएं, वो जानवरों को दिखाएं। पता है उनको गार्डनिंग करवाएं। ये जो गार्डनिंग होती है ना, ये डिप्रेशन को उतारती है। एक गार्डनिंग और दूसरा जानवर पालना, ये डिप्रेशन खत्म करती है। लोग सुन्ना क्लोथ नहीं पहन रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे, तो बच्चों को कैसे समझाया जाए? अल्लाह का हुक्म बताती हूँ, अल्लाह का हुक्म बताएं, उसकी अच्छाई बताएं जो उसको फॉलो करेंगे। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बच्ची थी, उसको उसकी माँ हर वक्त कहती रहती थी बेटा ऐसे कपड़े ना पहनो, ऐसे कपड़े ना पहनो, ये ना करो, यूं ना करो, यूं ना करो। वो बच्ची की समझ में नहीं आता था, जवान बच्ची थी, उसकी समझ में नहीं आता था। एक दिन बहुत ही बेकार से वाहियात से कपड़े पहनकर कुछ लड़कियां निकली नहीं थी। उस माँ ने अपनी बच्ची से ये कहा, तुम बिल्कुल ऐसी लगती हो जब निकलती हो ना, तो इस तरह से देखो, तुम लोगों की नजरें उन पर देख लो और तुम बिल्कुल ऐसी लगती हो। उसके बाद उस बच्ची ने, जो माँ ने लाए हुए घर में दुपट्टे और घर में जो कमीज शलवारें और कुर्तियां और थी, वो बच्ची ने पहनना शुरू कर दी। तो हमें जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो बच्चों को समझाने का। बच्चों को समझाने के तरीके चेंज कीजिए। अगर एक तरह से नहीं समझ रहे, दूसरी तरह से समझाएं। ढूंढें, उनका मेंटल लेवल ढूंढें, उनका मेंटल कंडीशन को समझें, उनकी नफ्सियात को समझें और उसके मुताबिक बात कीजिए। अगर आप मुझे कहती हैं आप मुझे जुमला बता दें जो मैं मेरी बच्ची को कह दूं, तो ना मेरे पास वो जुमला है और ना ही आपको ना ही मैं आपको वो कोई जुमला कोई बता सकती हूँ, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ कि आप ये कह दे आपकी बच्ची समझ जाएगी। ऐसी बात नहीं होती, आपका बच्चा समझ जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। आप जानती हैं अपनी औलाद को, आप जानती हैं उसके माइंड सेट को, आप जानती हैं उसके पास्ट को, आप जानती हैं उसके सोशल सर्कल को। आपको बात करनी पड़ेगी उसके मुताबिक, आपको उसके मुताबिक, आपको जज्बात भी उसी के मुताबिक देने पड़ेंगे।
ठीक है। अगर आपने किसी ऐसी बच्ची को कोई ऐसा गुस्सा दिखा दिया जो कि थोड़ी सी जो ना बगावत वाली स्टाइल होता है बच्चों का, अगर वो वाला तरीकाकार है आपकी बच्ची का, आपने उसको गुस्सा दिखा दिया, खत्म कहानी, वहीं पर कहानी खत्म हो जाएगी। इस बच्ची के लिए तो बहुत मुख्तलिफ तरीका होना चाहिए उसको डील करने के लिए। ठीक है। जी, कभी कभी जबान से हटके भी काम करने होते हैं फरा। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पर हमारा एंड करते हैं सेशन को। मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट सेशन मंडे को ही करेंगे। प्लीज सना, आप मौजूद होंगी तो जरा बताइएगा, हमारा नेक्स्ट सेशन मंडे होगा इंशाल्लाह। सना। जी अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, वाल इंशाल्लाह वेडनेसडे, वेडनेसडे इंशाल्लाह हमेशा होगा जी। Alright, next. Okay. Alright. I forgot. Now I remember. Next Wednesday ही होगा और Zoom पर ही होगा. Am I right? इंशाल्लाह। जज़ाकमुल्लाह बाजी, इतना टाइम भी आपने ज्यादा दे देती हैं, माशाल्लाह। बारकल्लाह। ठीक है ना जी। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे 4 till 5:30 हमारा सेशन होगा नेक्स्ट। एंड हम जो है वो यही जूम पर ही आएंगे। आई थिंक जूम इज द बेस्ट पोर्टल। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग इस एक्टिविटी को जरूर कीजिएगा, लिखिएगा। और हम इंशाल्लाह ताला, बल्कि डू वन थिंग, मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख देती हूँ। आप लोग मुझे ये एक्टिविटी मेरे मेल पर एड्रेस कर दीजिए। ठीक है। नो भाई, टाइप हो जाइए खुदा का वास्ता। ऑलराइट, ठीक है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आप लोग इस एक्टिविटी को, आई एम सॉरी, एक्टिविटी कहाँ चली गई? ऑलराइट, ठीक है। ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आपने करना है और मुझे मेल करना है। ठीक है। इंशाल्लाह ताला आई चेक आउट द मेल्स। और हम यहाँ पर एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह हमारी औलाद को सेहत दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, जिंदगी ऐसी दीजिए जो वो उम्मत के लिए भरपूर काम कर सके, और बहुत सारी जिंदगियों को बदलने वाला उसे दिल और दिमाग और जिस्म दीजिए। ठीक है। तो अल्लाह ताला से हम बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ इस सेशन को एंड करते हैं, एंड विल बिगिन अगेन इंशाल्लाह एट 4 o'clock। और हम इस, आई होप आई गेट द होमवर्क्स डन। शेयरिंग कीजिएगा, जो कुछ हमने आज सुना उसको किसी एक से दो लोगों को, तकरीबन एक या दो लोगों को जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। हम इंशाल्लाह फीडबैक लेंगे नेक्स्ट वीक ऑन वेडनेसडे इंशाल्लाह। ठीक है जी। सो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में जी जरूर याद रखिएगा।